औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए भी छोड़े थे कि प्रैक्टिस से आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि आपकी प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हों। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर की। सी लैंग्वेज में आपके पास एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। जिस तरह आप लोगों से हमने बात की कि जी इफ एल्स जो स्ट्रक्चर है वो टू वे डिसीजन क्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है या टू वे डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपके पास जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो भी यही सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप टू वे डिसीजन इस कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर। आप सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर की जगह पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज डिनोटेड बाय क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन साइन। ये दो हैं जिनसे मिलकर ये जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो बनता है। 3 ऑपरेंड्स आर यूज्ड विद कंडीशनल ऑपरेटर्स। आप अपने कंडीशनल ऑपरेटर के साथ 3 तरह के डिफरेंट ऑपरेंड्स को इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। क्योंकि 3 तरह के ऑपरेंड्स इसके अंदर यूज होते हैं इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, जो 3 तरह के डिफरेंट ऑपरेंड्स को सपोर्ट करता है। इसको लिखने का जो जर्नल स्टाइल है वो क्या है? ब्रैकेट में कंडीशन के बाद आपका क्वेश्चन मार्क आता है, फिर एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2। इसमें जो कंडीशन है वो इंडिकेट करती है आपकी टेस्ट कंडीशन को। ये लॉजिकल भी हो सकता है और ये रिलेशनल भी हो सकती है। तो ये डेफिनेटली आपके पास जो टेस्टिंग कंडीशन होती है वो एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन लॉजिकली और रिलेशनल दोनों टाइप की आपके पास हो सकती हैं, मौजूद हैं, दोनों तरह की अवेलेबल है। सो एक्सप्रेशन 1 इंडिकेटिंग इफ कंडीशन इज ट्रू, एक्सप्रेशन 2 स्किप्ड। अब यहाँ पे इस कंडीशन को लिखने का मतलब ये है कि ये कंडीशन जो लॉजिकली यहाँ आपकी रिलेशनली टेस्ट होनी है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन 1 है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 जो है वो इसको स्किप कर देगा। इसी तरह जो एक्सप्रेशन 2 है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 1 स्किप होगी। तो पता ये चला इन दोनों सूरतों के अंदर एक एक्सप्रेशन स्किप होगी, यानी कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एक स्किप होगी। जो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पहले वाली, अदरवाइज सेकंड वाला जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। बोथ एक्सप्रेशंस 1 and 2 कैन बी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और अ कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल। ये दोनों तरह की जो एक्सप्रेशन है ये आपकी अरिथमेटिक भी हो सकती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अदर स्टेटमेंट्स ऑफ सी सच एज इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। तो आप एक्सप्रेशन 1 और 2 की जगह पे आप दूसरी भी सी लैंग्वेज की जो इनपुट और आउटपुट की स्टेटमेंट है आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर टू टेस्ट एंड डिस्प्ले वेदर आ गिवन n इज ऑड और इवन, कि आपका जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है, तो उसको चेक करना है। आप देखें यहाँ पे आपके पास आपने कहा जी n%2 = 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट करेगा इवन, अदरवाइज वो प्रिंट करेगा ऑड। तो ये उसका पूरा एक स्टाइल है इसके काम करने का, जिसकी बेस पर ये वर्किंग करता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल कोड कर लेते हैं जी। प्रोग्राम एग्जांपल का क्या है जी? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड डिस्प्लेज अ लार्ज नंबर यूजिंग अ कंडीशनल ऑपरेटर। कि इस कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए वो लार्ज जो नंबर दोनों में से है वो आपको शो करवाए।
तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है। हम पहले अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। ओके जी, तो इसके अंदर हम अपना कमेंटेड कोड जो है वो बढ़ा लेते हैं, आगे तक ले आते हैं। ले जी, ओके। अब हमें टास्क हमारा क्या है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स। सबसे पहले तो 2 नंबर जो आपने लेने हैं वो लेने हैं आप। सो आपने कहा जी इंट num1 कॉमा num2, तो 2 नंबर मैंने ले लिए। अब मैं इनकी वैल्यूज़ रीड करवा लेता हूँ। प्लीज़ एंटर नंबर 1, ठीक है जी। स्कैनएफ की मदद से %d कॉमा एम्परसेंड साइन नंबर 1। सिमिलरली आप नंबर 2 के लिए भी ये स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो इसको 2 कर दें, यहाँ भी 2 कर दें। ओके, अब आपके पास जो अगला काम है वो है कंडीशन का। अब कंडीशन लगाने के लिए बड़ा सिंपल है, करली ब्रैकेट्स लगाएं। इनके अंदर आप लिखें num1 ग्रेटर देन num2। अब इसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा ये क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करेगा कि यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा आप उसके ट्रू और फॉल्स की बेस पर आप जो है वो डिसीजन लेंगे। वो क्या, मैं कहता हूँ जी %d इज लार्ज, ठीक है जी, \n, ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया नंबर 1, ठीक है जी। अब इसी तरह आपके पास कॉलन लगा के आप उसके सेकंड पोर्शन पे चले जाएं। आपने कहा जी printf %d इज लार्ज नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास आ गया नंबर 2। सो ये आपने स्टेटमेंट लिख दी। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं जी कंडीशनल ऑपरेटर हमारा वर्कआउट कर रहा है। सो देखिए जी नंबर 1 उसने डिमांड किया 87, नंबर 2 दिया जी 56, तो नंबर 1 लार्ज है, तो देखिए 87 इज लार्ज नंबर। ओके, एक बार दोबारा इसको दूसरी वैल्यूज के साथ टेस्ट करते हैं। 67 908, तो देखिए 908 इज लार्ज नंबर। सो 2 वे डिसीजन के लिए हमारे पास जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक और एग्जांपल प्रोग्राम के तौर पे मैं ऐड करता हूं जी, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, देखें। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्ले वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट यूजिंग अ कंडीशनल ऑपरेटर। तो आप बड़ा सिंपल सा इसमें काम करेंगे कि आप उसको %3 के साथ लेके आएंगे। देखिए डिविजिबल बाय 2 को टेस्ट करने के लिए % कर रहे हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं 2 के साथ। तो अगर आपने 3 के डिविजिबल निकालना है तो आप 3 के साथ कर लें, %3 करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देगा। सो मैं इसी को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। सो ये तो हमारा लार्ज और उसका हो गया। अब फॉर एग्जांपल जी नंबर 1 ही जो है हमारा वही मैं कंसीडर कर लेता हूँ। सो देखिए x %3 = 0। अगर ये 0 के इक्विवेलेंट आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, यस कॉलन, अदरवाइज वो कर देगा printf में जाके नो, ठीक है जी। तो यस नो का डिसीजन उसने कर देना उसके मुताबिक। सो printf printf, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है जी, एरर अकर। वो एरर x कहाँ से आया जी, x का कोई अता पता नहीं है। सो नंबर 1 जी, तो नंबर 1 में देता हूँ 45 3 के डिविजिबल है, 67 देखें यस लिखा आ गया, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 है। ओके जी, तो इस तरह आप डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स को टेस्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट सैम्पल एग्जाम्पल प्रोग्राम्स लें, आप गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारे और भी एग्जाम्पल प्रोग्राम्स मिल जाते हैं और अपने टॉपिक से रिलेटेड आप एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को ज़रूर टेस्ट किया करें। ओके बेटा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड कहते हैं घोंसले को, ठीक है ना। नेस्ट बॉक्स होना ना आपने, नेस्ट घोंसला, तो नेस्टेड होता है ऐसी चीज जो बार बार अपने अंदर अपने आप को यूज करती है। तो नेस्टेड का बेसिकली मतलब क्या है, एन इफ स्टेटमेंट विद एन अनदर इफ स्टेटमेंट। अगर आप एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर एक और स्टेटमेंट लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड स्टेटमेंट। जैसे मिसाल के तौर पर जी आपने कहा, मैं अब आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपने कहा जी इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। अब इसके अंदर ट्रू होने की सूरत में आपने एक और डिसीजन लगाया, इफ नंबर 1 %3 = 0। अब यहाँ पे आपने एक और डिसीजन लेना है,
ठीक है। सो आपने कहा जी प्रिंट एफ यस, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कंडीशन के अंदर एक कंडीशन आपने यूज की है, सो दैट विल बी कॉल्ड द नेस्टेड इफ, ठीक है जी। एन इफ स्टेटमेंट विद एन अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड स्टेटमेंट। सो द इफ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड आउटर इफ स्टेटमेंट। सो द इफ स्टेटमेंट यूज इनसाइड आउटर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द इनर। तो जो अंदर वाली है इसके मुताबिक यहाँ पे देखेंगे इनर इफ है, ये आउटर इफ है। इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एक और स्टेटमेंट लगा देते हैं जी, मिसाल के तौर पर इफ num1 नॉट इक्वल num2, ठीक है जी। और इसके अंदर आप एक और जो है वो ब्रैकेट लगा के आप यूटिलाइज कर लेते हैं। सो देखें इस सूरत में अब ये मोस्ट इनर है, ये आउटर है, ये मोस्ट आउटर है। तो इनर आउटर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है ना। सो देखिएगा 67 87 तो 9 आगे उसने उसके मुताबिक डिस्प्ले हमने ज़ाहिर इसका नहीं करवाया, तो ये प्रिंट हो ही नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल नहीं है वो, ठीक है जी। यहाँ पे वो अंदर गया ही नहीं स्टेटमेंट में, 87 लार्ज है, नंबर 2 लार्ज है, तो वो अंदर आया ही नहीं कंडीशन के, ठीक है जी। The nested if statement are used when multiple conditions have to check। जब आपने मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करना होता है उस सूरत में फिर आप जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। नेस्टेड कैन बी अप टू एनी लेवल, 50, 100, 1000 जितने लेवल तक डीप आप जाना चाहते हैं, यू कैन यूज दैट। However, it increase the complexity of logic of the program। आप जितने इनर लेवल पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है क्या कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो है वो बढ़ जाती है, आपके लॉजिक प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो ये उसका एक फॉर्मेट है, देखिए आप ये देखें इफ के अंदर एक और इफ है, इसके एल्स होने पर ये ब्लॉक है और इसके अंदर एक और इफ लगा दिया, ये इफ के अंदर एक और इफ है, तो ये नेस्टेड इफ है। इन द अबव सिंटैक्स द इफ स्टेटमेंट दैट हैज कंडीशन 1, इसमें जो कंडीशन 1 है ना वो कंटेन करेगा अनदर स्टेटमेंट दैट हैज कंडीशन 2, उसके अंदर एक और कंडीशन 2 है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक 1 तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन 2 ट्रू होगी, और कंडीशन 2 कब ट्रू होगी, जब कंडीशन 1 ट्रू होगी। So the block 1 represent the statement of inner if statement, while block 2 represent the statement of the else part. The block 3 represent the statement of else part of outer if statement। जो बाहर वाला है if उसके accordingly वो आगे मूव कर रहा है। अब जो इसकी वर्किंग है वो क्या है, नेस्टेड इफ की जो वर्किंग है वो क्या है, किस तरह से ये काम करता है, कुछ रूल्स है यहाँ पे। द कंडीशन ऑफ द आउटर इफ स्टेटमेंट इज एवेल्युएटेड फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें ना आपके पास ये जो कंडीशन है पहले num1 ग्रेटर देन 2 पहले ये टेस्ट होगी, तो ये मोस्ट आउटर कंडीशन पहले टेस्ट होनी है। इफ कंडीशन ऑफ द आउटर इफ स्टेटमेंट इज ट्रू इनर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज यहीं से बाहर निकल जाएगा, यहां से ये आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। सो इफ कंडीशन ऑफ द इनर इफ स्टेटमेंट इज ट्रू ब्लॉक 1 इज एग्जीक्यूटेड, मतलब कि अगर ये ट्रू होता है तो फिर ये ब्लॉक 1 जो है वो यहां पे आएगा। अगर ये ट्रू नहीं होता तो यहां से वो इसके एल्स पार्ट पे जाएगा। इफ कंडीशन ऑफ द इनर इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स ब्लॉक 2 इज एग्जीक्यूटेड। अब उस सूरत में ये ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट कौन सा होना है, इसके नीचे जो होगा, इस इफ के जो नीचे होगा एल्स वाले पोर्शन में यहां पे जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन ऑफ द आउटर इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स ब्लॉक 3 इज एग्जीक्यूटेड। और फाइनली आपके पास जो है वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर ये फॉल्स होगा। तो इस तरह ये एक स्ट्रक्चर है पूरा जिसके अंदर वो डिफरेंट सिनेरियोस को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे भी एक सिंपल प्रोग्राम सैम्पल प्रोग्राम मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम देखें जी। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले वेदर ऑल दीज नंबर्स आर इक्वल और डिफरेंट यूजिंग द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब आपने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की तरफ से आपने इसको टेस्ट करना है और देखना है कि जनाब वो इक्वल तो नहीं है या डिफरेंट तो नहीं है उसके। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि डिफरेंट है या इक्वल है, तो बस इतना सा काम आपने करना है।
तो आपने यहाँ पे, मैं इस कमेंट को और आगे बढ़ा लेता हूँ जी। ओके जी, सबसे पहले इंट नंबर 1, num2, num3। इसी तरह आप printf लगाएं, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, scanf %d एम्परसेंड साइन नंबर 1। ओके जी, इसी को कॉपी करके सेकंड के लिए और थर्ड के लिए ट्राई कर लेते हैं। प्लीज एंटर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आ गया और यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2 और ये आ गया नंबर 3। अब 3 नंबर्स आपके पास आ चुके हैं। अब अगला काम आपने क्या करना है, आपने अपनी लॉजिक डेवलप करनी है। तो पहले कंडीशन टेस्ट कर लेते हैं जी। नंबर 1 जो है वो इक्वल नंबर 2 है। अगर तो ये इक्वल होते हैं, अगर तो ये इक्वल होते हैं तो आगे चल के आप जो है वो चेक कर लो इफ़ नंबर, अब इसको 1 के साथ चेक करें या 2 के साथ करें, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ आप कह लें नंबर 1 इक्वल नंबर 3। सो इस सूरत में आप कह देंगे जी ऑल नंबर्स आर इक्वल, कि सारे नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है जी। अब अगर ये इक्वल नहीं होता, फॉर एग्जांपल के मिसाल के तौर पर जी नंबर 1 और 2 इक्वल हैं लेकिन 1 और 3 इक्वल नहीं है, 1 और 3 इक्वल नहीं है, तो इस सूरत में क्या आएगा, अब इसके एल्स वाले पोर्शन में आप अपना प्रिंटिंग करवा लें और यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दें printf। आप यहाँ पे कह दीजिए नंबर 1 and 2 are equal but 3 is not equal। तो अब आपकी लॉजिक है, उसको जिस तरह भी आप हैंडल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपकी अपनी गुडविल के ऊपर होती है कि आप चीज़ों को किस तरह ट्रीट करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे अगर वो नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल नहीं होता तो फिर आगे टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पे कह दें उसको जी कि अब 2 और 3 इक्वल हो सकते हैं, आप इसके अंदर एक और इफ़ लगा दें। आपने कहा जी नंबर 2 इक्वल नंबर 3। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट ऑफ करवा दें। आप इसको बता दें कि जनाब नंबर 2 and 3 आर इक्वल, बट 1 इज नॉट इक्वल। ठीक हो गया जी। और फाइनली ये अब आपके पास जो इसका एल्स पोर्शन होगा, अब ये भी इक्वल नहीं होगा तो इसके एल्स पोर्शन में अब आप अपनी एग्जीक्यूशन करवाएंगे। वो एग्जीक्यूशन क्या होगी, printf और यहाँ पे आप मेंशन कर दें जी ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, कि तमाम नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं। लें जी, अब ये आपकी एक नेस्टेड इफ कंडीशन जो है वो बनी है। अब इसको ज़रा टेस्ट करते हैं जी, देखिएगा। सो पहले हम जो है वो सारे नंबर सेम दे देते हैं। सो तीनों नंबर्स, ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक हो गया। अब हम तीनों डिफरेंट देते हैं। सो ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। अब कोई से 2 जो है वो सेम कर देते हैं जी। सो मैंने 45, 54 और 45। सो देखें ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। थर्ड वाला उसके साथ टेस्ट नहीं हुआ, थर्ड वाला टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि 1 और 3 इक्वल है ना। हमने कहीं पे 1 और 3 को टेस्ट किया ये, लेकिन वो 1 और 2 के इक्वल होने के बाद होगा। फिर 1 और 3 इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे हमने 2 और 3 टेस्ट किया, अब 1 और 3 भी टेस्ट कर सकते हैं। अब हमने देखा ना 1 और 2 इक्वल नहीं होता, अगर 1 और 2 इक्वल नहीं है तो फिर 2 और 3 टेस्ट करेंगे। अब इसी सूरत में आप उसकी एक अल्टरनेटिव कंडीशन एक और ऐड करेंगे जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि जनाब 1 और 3 भी इक्वल है, क्योंकि कहीं पे आपने ये नहीं बताया 1 और 3 भी इक्वल है। ठीक हो गया जी। तो उस वजह से ये उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। अब ये जो केस हमने यूज किया इसे कहते हैं इफ एल्स इफ। ये जो कैटेगरी अभी हमने यूज की है इसे कहते हैं इफ एल्स इफ। The if else if statement is also called the multiple if else statement or a nested if else statement. इसे nested if else statement भी कहते हैं. So it is used to execute one block of statement from multiple blocks of statement. कि multiple block of statement से आप इसको टेस्ट करते हैं.
In this statement or structure, multiple conditions and multiple blocks of statement are given. So when any given condition is true, the statement associated with the conditions are executed. तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगी। जो कोई एक भी कंडीशन इसमें से गिवन कोई ट्रू होती है तो जो उसके साथ स्टेटमेंट जुड़ी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो ऑल अदर ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर इग्नोर्ड, और इसके अलावा बाकी तमाम जो स्टेटमेंट्स होंगी, जो ब्लॉक्स होंगे, वो इग्नोर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी जो रिक्वायर्ड थी वो आपको मिल चुकी है। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट जिस पे डिस्प्ले करवाना है उसने, वो रिक्वायर्ड जब उसको मिल जाएगा तो उसके बाद की तमाम स्टेटमेंट वो इग्नोर कर देगा। सो ये उसका जनरल एक फॉर्मेट है, इफ कंडीशन 1 ब्लॉक 1 एल्स इफ। तो यहाँ पे भी हमने इसको टेस्ट भी किया ना, एल्स इफ, तो आप एल्स के अंदर आके दोबारा आप इफ को टेस्ट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स इफ। सो इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं जी। द कंडीशन इन दिस स्ट्रक्चर आर एवेल्युएटेड इन द गिवन सीक्वेंस अंटिल अ ट्रू कंडीशन इज फाउंड। जब तक उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिलेगी वो उसके स्ट्रक्चर में आगे इनर की तरफ इनर जाता जाएगा, और मोस्ट इनर लेवल पे जाके जो एग्जीक्यूशन होगी, इसका मतलब है कि तमाम जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होती हुई एंड तक पहुंची है। तो ये अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो कंडीशन को टेस्ट करेगा। When true condition is found, the statements associated with that conditions are executed. तो जो उसके साथ जुड़ी होती है कंडीशन या जो उसके ब्लॉक का पार्ट होंगी, जो कंडीशन ट्रू होती है और उसके ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। All remaining conditions are skipped, और उसके अलावा बाकी जितनी भी कंडीशंस होंगी या जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी रिफ्यूज कर दी जाएंगी, स्किप कर दी जाती हैं। भाई देखिए ना, आपके सामने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, अब ये मल्टीपल कंडीशंस है ना, एक ये प्रिंटिंग है, एक ये है, एक ये, एक ये है, ये चारों में से कोई एक प्रिंट होगा ना, तो जिसकी कंडीशन वैलिड कंसीडर होगी या जिसकी कंडीशन उसको वैलिड मिल जाएगी वो एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी तमाम को वो इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा। So if all conditions are false, then the block of statements following the last else is executed. और उसके आखिर में जो आखिर के एल्स पे जो जाके कंडीशन लगी होगी ये उसको एग्जीक्यूट करेगा अगर तमाम कंडीशन फॉल्स होंगी। भाई देखें ना, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो एल्स वाले पोर्शन में आएगा, अब एल्स की कंडीशन फॉल्स होती है उसके भी एल्स पोर्शन में जाएगा, और अल्टीमेटली वो एल्स ऑफ एल्स के जो एंड पे जाके कंडीशन होगी वो टेस्ट नहीं होगी, वो फाइनली डिसीजन होगा कि जनाब तमाम कंडीशन जो है वो रिजेक्ट हुई हैं, फॉल्स हुई हैं, और फाइनली जो आपके पास एल्स पोर्शन होगा, अगर आपने वहाँ पे कंडीशन नहीं रखी होगी तो वो वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे एक सैंपल प्रोग्राम ऐड कर लेते हैं। सो प्रोग्राम है जी बड़ा सिंपल सा, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड की हैं। इसके अंदर आपको ना कंडीशन टेस्ट करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। सो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स ऑब्टेन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, फिर उसकी कैलकुलेट करेगा परसेंटेज एंड डिस्प्ले हिज और हर ग्रेड, फिर उसका ग्रेड जो है वो कैलकुलेट करना है। अब वो ग्रेड किस बेस पर कैलकुलेट होने हैं उसकी पूरी एक क्राइटेरिया मैंने आपके सामने रखा है। अब इस क्राइटेरिया के मुताबिक उसने जो है वो एग्जीक्यूशन करनी है और जो रिजल्ट होने हैं उसके मुताबिक उसने शो करने हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसके कोड की तरफ आते हैं। तो मैं इसका जो है वो कमेंट मज़ीद बढ़ा लेता हूँ। सो ये भी एक स्किल होती है, आप कोड को लर्निंग फेज में है तो सारा का सारा कोड एक ही फाइल में है, ठीक है ना, तो आप उसके मुताबिक चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इंट डिफाइन कर देते हैं जी ऑब्टेन मार्क्स। मैं इसको ओबीटी मार्क्स कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं उस यूज़र से मांग लेता हूँ जी प्लीज़ एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है जी, और स्कैनफ की मदद से %d और यहाँ पे आ गया ओबीटी मार्क्स। ठीक है जी, सो आपने उसके ऑब्टेन मार्क्स ले लिए। अब अगली चीज़ क्या है जी, टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स आपके जो है वो फॉर एग्जांपल के जी हम डिफाइन कर लेते हैं, मैं इंटीजर कांस्टेंट ले लेता हूँ इसको टोटल मार्क्स और इसको मैं कह देता हूँ 1100। ठीक है जी, ले जी यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि यूज़र हो सकता है कि 1100 से ज़्यादा नंबर एंटर कर दे, तो आपने यहाँ पे टेस्टिंग भी करनी है। इफ़ आपने यहाँ पे टेस्टिंग भी करनी है, इफ़ ओबीटी मार्क्स
ग्रेटर देन 1100, अगर वो 1100 से ज़्यादा मार्क्स एंटर करता तो उसको आपने रोकना भी है। प्रिंट एफ इनकरेक्ट मार्क्स, प्लीज एंटर करेक्ट मार्क्स। अब ये होगा क्या कि डिस्प्ले करवाने के बाद वो वापस तो नहीं आएगा, तो उसका तरीकाकार ये है कि हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। वैसे इसका अल्टरनेटिव और होता है, लेकिन चूंकि अभी फॉर द टाइम बीइंग आपके पास वो मेथडोलॉजी अपडेट नहीं हुई थी, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने क्या किया, देखिए मैंने कहा कि जी अगर उसके ऑब्टेन मार्क्स अगर वो 1100 से ज़्यादा एंटर करता है तो मैंने उसको एक मैसेज शो करवाया कि जनाबे वाला आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स एंटर कर दिए, आपने 1100 के अंदर रहना है। इनकरेक्ट मार्क्स प्लीज़ करेक्ट एंटर करेक्ट मार्क्स। और जब तक वो करेक्ट मार्क्स एंटर नहीं करेगा वो इसके अंदर ही घूमता रहेगा। लेकिन ये घूमने के लिए फिर आपको लूप यूज़ करनी पड़ेगी। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लूप से रिलेटेड है, वो नेक्स्ट चैप्टर पे जब आएंगे तो फिर लूप की बात करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने उसको रोक लिया। देखें जी अगर ऑब्टेन मार्क्स वो देता है जी, तो देखें इनकरेक्ट मार्क्स प्लीज एंटर करेक्ट मार्क्स, तो देखें 898। अब दोबारा अगर वो इनकरेक्ट मार्क्स एंटर करेगा तो उसको फिर हमें रोकने के लिए फिर हमें और तरीका यूज़ करना पड़ता है। तो वो इंशाल्लाह आगे चल के कभी आपके पास वो टॉपिक आता है तो इंशाल्लाह फिर हम वहाँ पे उसकी बात करेंगे। सो अभी हमने एक चेक पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, तो एक चेक अभी हमने लगाया, बाकी चेक्स आप लगाना चाहो आप लगा सकते हैं। अब अगला काम क्या है जी, आपने परसेंटेज निकालनी है, फ्लोट टाइप की आपने ले लिया एवरेज, ठीक है जी। अब आपने कहा जी AVG इज इक्विवेलेंट टू, आपने कहा जी कि OBT अंडरस्कोर मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, ठीक है जी। या आप टोटल मार्क्स कर लें या आप इसको बड़ा बेहतरीन हल है 1100.00 कर दें और फाइनली मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये परसेंटेज आपके पास आ गई। अब आपका जो अगला काम है, जो अगला काम है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इफ AVG अगर आपकी जो एवरेज है वो ग्रेटर देन या इक्वल है 80 के। देखिए ना पहले पोर्शन में वो कह रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 80, तो आपने मोर देन और इक्वल टू 80 रखना है। इस सूरत में आपके पास क्या आना है, आपने प्रिंट F करना है, स्टेटमेंट क्या उसके अंदर आना है कि आप सिंपल बता दो A+ कि A+ ग्रेड है, ठीक है जी, ओके। उससे अगला काम अगर ये फॉर एग्जांपल नहीं होता, सो मैं इसको एल्स कर लेता हूं। अगला काम क्या है जी, 70 से 80 के बिटवीन होता है। अब देखो नीचे तो वो तभी आएगा ना जब 80 से लेस होंगे, तो 80 से लेस है तो हम चेक कर लेते हैं AVG ग्रेटर देन इक्वल टू 70, हम इसको 70 पे चेक कर लेते हैं। अगर ये होता है तो उस सूरत में आप जो है वो इसको खाली A शो करवा दो, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जो है वो मैं बाकी स्टेटमेंट्स भी इसी के अकॉर्डिंगली ले आता हूं। ये 70 आ गया, उसके बाद आप कह लो जी 60 और 60 के मुताबिक आपका जो है वो B है, देन उसके बाद 50 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे D है, उसके बाद 33 है और यहाँ पे आपके पास जो है वो E है। और फाइनली आखिरी हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके एल्स के ऊपर हम प्रिंटिंग करवा देते हैं सिंपली। हम यहाँ पे F शो करवा देते हैं, तो फाइनली दायरा है वो जब इससे नीचे आएगा तो वो फेल ही होगा। तो ये आपके पास सारे केसेस आपने लिखे, इसको ज़रा चला के देखते हैं जी। वो कहता है जी FLOAT होता है, आपने स्पेलिंग गलत लिखे थे। सो देखिए जी ऑब्टेन मार्क्स हम दे देते हैं जी 786, तो वो कहता है कि जी है इनकरेक्ट मार्क्स है जी प्लीज़, तो हम कर लेते हैं जी 876, A+ ग्रेड है जी आपका। अब यहाँ पे उसने एरर क्यों दिया था, चूँकि ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 1100 हो गए थे। कैसे 876, अच्छा ठीक है, हमने ऑब्टेन मार्क्स के अंदर अभी रिजल्ट जो रखा वो टोटल मार्क्स के अंदर स्टोर नहीं किया था अभी हमने।
सिर्फ 90 मार्क्स हैं, तो ये इस पे भी A+ शो कर रहा है। टोटल मार्क्स करते हैं जी। सो चेक कीजिएगा जी, हम यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स देते हैं जी 676 की, अभी भी ये सूरत में दे रहा है। तो हमने कहा ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन टोटल मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे एम्परसेंड साइन यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से वो इनकरेक्टली इनपुट रीड कर रहा है। सो देखिए जी 990 ओके A+ ग्रेड है। अब मैं ग्रेड चेंज करता हूँ, मैं सिर्फ 90 मार्क्स देता हूँ, देखें F है। सिमिलरली आपके पास जो है कोई भी मार्क्स आप दे दें, सो देखें उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड जनरेट हो रहे हैं। सो मिस्टेक आपकी बाज़-औक़ात लॉजिकल एरर आ जाते हैं, तो उसकी बेस पर आपका सम टाइम रिजल्ट इनकरेक्ट हो जाता है और वो बाद में आपको फिर देखना पड़ता है। सो फाइनली आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें कवर की हैं वो कंडीशनल ऑपरेटर को देखा। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली इफ़ एल्स का अल्टरनेटिव है। फिर हमने नेस्टेड इफ़ को देखा, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग को ओवरव्यू किया, फिर हमने नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ को देखा, फिर उसके बाद हमने उसकी वर्किंग की तरफ आए, उसकी वर्किंग को कवर किया, और फाइनली हमने फिर कुछ सैम्पल प्रोग्राम स्टडी किया जिसके अंदर हमने ग्रेड को कैलकुलेट करना फाइंड आउट किया, और फाइनली हमने आज के इस सेशन में हमने इन चीज़ों को कवर किया। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि ये चैप्टर नंबर जो आपका 4 था डेसियन कंस्ट्रक्ट्स का, ये भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ लूप वाला जो चैप्टर है जिसके अंदर हम आइट्रेटिव स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, हम इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे। आज के दिन तक हमारे टोटल 4 चैप्टर जो है वाइंड अप हो चुके हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के साथ जो है वो बात का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।